हाय एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 14 है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डायपोल के सारे बेसिक्स आप लोगों को बता दिए थे और दो वहाँ पे डेरिवेशन भी करवाए थे। एक तो टॉर्क वाला डेरिवेशन करवाया था जहाँ पे टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा आया था, और इसके अलावा एक डेरिवेशन आपको कराया था जहाँ पे आपको वर्क डन निकालना था डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट कराने में। वहाँ पे फॉर्मूला आया था W इज इक्वल टू माइनस पी ई ब्रैकेट में कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो ये सब बात हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो पोटेंशियल होता है उसको कैलकुलेट कराना सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं और पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये दो सिचुएशन में पॉसिबल है हमारे पास। जब मैंने आपको डायपोल का बेसिक बताया था तो वहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि डायपोल के लिए मैंने दो लाइन बताई थी। एक तो उसकी एक्सियल लाइन होती है उसकी एक्सिस के अलॉन्ग, जैसे ये डायपोल रखा हुआ है तो इसी के एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहूँ तो उसे मैं बोलता हूँ एक्सियल लाइन डायपोल की। इसके अलावा एक होती है इक्वेटोरियल लाइन डायपोल की। इक्वेटोरियल कौन सी होती है? जो डायपोल के सेंटर से पास होकर जाती है और परपेंडिकुलर होती है, 90 के एंगल पे जाएगी और डायपोल के सेंटर से पास होकर जाएगी। तो दो सिचुएशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं और दो ही सिचुएशन में हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो टोटल 4 फॉर्मूले हमारे पास आते हैं। तो जब बात करेंगे अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल तो वहाँ पे डायपोल हमारे पास ऐसे रखा हुआ है। जितनी भी डिस्टेंस लेंगे डायपोल के सेंटर से लेते हैं जनरली, क्योंकि डायपोल तो खुद बहुत छोटी क्वांटिटी होती है भाई, ये डिस्टेंस बहुत कम होती है। तो डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे, नीचे डिस्टेंस है ना, ये डायपोल के सेंटर से ली जाती है। आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और पोटेंशियल निकालना है। तो जब डेरिवेशन आपको कराऊंगा तो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी डायरेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, है ना। और आप याद करो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया करता था वहाँ पे नीचे आर स्क्वायर आया करता था, यहाँ पे आर क्यूब है। यानी जब डायपोल की बात करना शुरू करेंगे तो वहाँ पे एक एक पावर बढ़ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और पोटेंशियल में भी। जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब, है ना। यहाँ पे आपके पास एक मिनट, यहाँ आर क्यूब लिखा हुआ है, जस्ट मिनट इसको मिटा के मैं आर स्क्वायर लिखता हूँ। ये आर क्यूब नहीं आएगा, ये मिस्टेकन है, यहाँ आर स्क्वायर ही आएगा, आप देखोगे। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर ही होगा। तो जितनी पावर इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है उससे एक पावर कम किसकी होती है? पोटेंशियल की होती है ना। तो हमारे पास यहाँ पे बस इतना है कि जितना आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और पोटेंशियल 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। डायपोल में एक एक पावर बढ़ जाती है यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर क्या चलना शुरू हो गया? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, पी हमारा वही होता है। ठीक है, चलो अब इक्वेटोरियल लाइन की जब बात करेंगे तब निकालूंगा इक्वेटोरियल लाइन पे जो हमारा डायपोल मोमेंट आएगा वो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का आधा आएगा। देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ था और यहाँ पे 2 गायब हो गया, आपकी बार 2 नहीं आया है। तो जितना आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन वाले केस में होता है उसका आधा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? इक्वेटोरियल लाइन वाले केस में होता है। और पोटेंशियल जब निकालोगे तो आप देखोगे पोटेंशियल क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो वो किसी भी पॉइंट पे इस इक्वेटोरियल लाइन के जो पोटेंशियल बनाते हैं वो टोटल पोटेंशियल कितना होता है? हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले हम लोग चारों केसेस एक एक करके डेराइव करना शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला केस है कि इक्वेटोरियल लाइन के केस में आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। आए हुए ये तीनों चारों हैं एक एक बार। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये पूछा गया है। अब सबसे पहला केस हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। कि इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसकी एक्सियल लाइन पे आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है मुझे। अब डायपोल की टोटल लेंथ कितनी होती है? 2l होती है। मैंने उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, l और l, ताकि मैं डिस्टेंस आसानी से ले सकूँ। बात तो वही पड़ेगी। डायपोल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p मान लिया गया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस पॉइंट p पर मुझे पोटेंशियल निकालना है और इस पॉइंट p पर मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो v भी यहीं पे निकालना है और मुझे e भी निकालना है। तो फिलहाल आप e लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये ई मुझे इस जगह पे निकालना है। अच्छा, अब मैंने क्या करा? अब मेरे को सेंटर से डिस्टेंस तो पता लग गई इसकी। अब मैं ये देखूंगा यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज से कितनी डिस्टेंस है इस पॉइंट पी की और नेगेटिव चार्ज से कितनी डिस्टेंस है। अब थोड़ा सोचो कि ओ से पॉइंट सेंटर से लेके लास्ट तक डिस्टेंस कितनी है? पॉइंट पी तक आर है और ये डिस्टेंस है एल। तो ये आगे वाली जो डिस्टेंस बची वो कितनी बची? आर माइनस एल बची ना। तो ये डिस्टेंस हमारी पॉइंट बी से लेके पी तक की आर माइनस एल हो गई। और इस माइनस क्यू चार्ज से अगर बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? यहाँ तक तो आर है ही और ये इतनी डिस्टेंस और इतनी डिस्टेंस कितनी है? एल है। तो टोटल कितनी हो गई? आर प्लस एल हो गई। तो मतलब मुझे ये पता लग गया कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है और नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस यहाँ से कितनी है पॉइंट पी से। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। यहाँ पे जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? ई बी बना दिया, यानी बी पे जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में। जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा? टूवर्ड्स द चार्ज होता है नेगेटिव की वजह से। तो मैंने
ए पे जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे दिखा दिया। अब ज़रा थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, हाँ फॉर्मूला में आता है। इसी तरह से इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, हाँ में आता है, हम निकाल लेंगे उसको। तो अब देखो ये वाला जो आपके पास प्लस क्यू वाला चार्ज है ये पास है पॉइंट पी से, और माइनस क्यू वाला चार्ज पॉइंट पी से दूर है, तो इसका मतलब डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, क्योंकि ई का आर से उल्टा रिलेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले चार्ज की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो पावरफुल होगा, किसके कंपैरिजन में, इस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसके कंपैरिजन में। दैट मीन्स ई बी किससे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ई बी ई ए से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे पहले लिख देना हेयर ई बी विल बी ग्रेटर देन ई ए। ये हमें समझ में आ गया। डायरेक्शन आपको अपोजिट नजर आ रही है रेड कलर में जो मैंने यहाँ पे मार्क की हुई है कि अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड काम कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सीधी सी बात है, ई ए ई बी निकाल लूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट किस में से करूंगा, ई बी में से ई ए माइनस करूंगा, क्योंकि मैंने पता कर लिया कि कौन सा फील्ड ज़्यादा है कौन सा फील्ड कम है। तो कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा, एक एक करके इनको कैलकुलेट कर लो। तो ई ए निकालते हैं। ई ए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ए पे रखे हुए चार्ज की वजह से, कहाँ पे, पॉइंट पी पे। तो ई ए मैं निकाल लेता हूँ। तो ई ए मेरे पास कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्यू, माइनस मत रखना क्योंकि आप ये माइनस प्लस चेक कर चुके हो ऑलरेडी डायरेक्शंस को देखने में। वेक्टर क्वांटिटी है ये, इस वजह से हमें माइनस की दोबारा से ज़रूरत नहीं है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होता है ना, कि पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे या आर प्लस एल जो भी डिस्टेंस है इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नीचे स्क्वायर आता है, ठीक है। इसी तरह से ई बी निकालो। ई बी जब निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो वही है क्यू, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस एल है, तो आर माइनस एल का स्क्वायर। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने निकाल लिए यहाँ पे। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, दोनों को आपस में माइनस कर दो, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की आपस में माइनस होकर आएंगी। एक बात और सोचो, आपने यहाँ क्लियर बताया मुझे कि ई बी की वैल्यू ई ए से ज़्यादा है, क्योंकि पॉइंट भी पास में पड़ रहा है। तो जब ई बी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी ना, ये ई नेट जो मैं निकालूंगा वो कैसे आएगा, ई नेट इस डायरेक्शन में आएगा टुवर्ड्स ई बी, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू टू प्लस क्यू की तरफ आएगा। देख लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, आ रहा है, क्योंकि ई बी ज़्यादा है। मान लो 10 वैल्यू का है, ये 7 वैल्यू का है, तो 3 वैल्यू का फील्ड बचेगा आपका राइट डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, दोनों को माइनस करके निकाल लो। तो ई नेट हमारे पास कितना आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट विल बी इक्वल टू, दोनों को माइनस कर लीजिए, ई बी में से ई ए माइनस करोगे, ख्याल रखना इस बात का क्योंकि वो वैल्यू बड़ी है, ई नेट। हाँ तो क्यू भी दोनों में कॉमन है, देख लेना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी दोनों में कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे ई बी देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो हमारे पास ई बी है, आर माइनस एल है ई बी में, और ई ए में कितना है, आर प्लस एल है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक। थोड़ा सॉल्व करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो नीचे एलसीएम जब हम लोगों ने लिया तो R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर दोनों एलसीएम में आ गए। ऊपर क्या आ जाएगा, R प्लस एल के स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर चल रहे हैं ये। तो ई नेट इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे डायरेक्ट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और जब माइनस लगाओगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो सॉल्व करके जब देखोगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बचेगी 4RL, बाकी सब कट जाएगा। अपॉन में ये देखो यहाँ पे आर माइनस एल लिखा हुआ है, यहाँ पे आर प्लस एल लिखा हुआ है, अभी इनके स्क्वायर भूल जाओ, आर माइनस एल आर प्लस एल यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने अभी क्या करा, अभी मैंने फिलहाल के लिए इनके स्क्वायर को भूल गया मैं, इन पे होल स्क्वायर नहीं है। तो ये 2 बॉक्सेस लिखे हुए हैं, उन दोनों बॉक्सेस को मैंने बंद करके फॉर्मूले में ऐसे बना दिया। अब इसके बाद बाहर स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसे कर लिया मैंने। अब क्या करेंगे, अब वापस पीछे आओ, अब जरा थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने आपको बताया था कि डायपोल तो बहुत छोटी लेंथ का होता है, और डायपोल के सेंटर से जो हम लोगों ने लेंथ ली है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब एल के कंपैरिजन में आर बहुत ज़्यादा है, तो हम एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सिंस आर इज़ मच ग्रेटर देन एल, सो नेगलेक्ट एल स्क्वायर, बस सिंपल सा अप्रॉक्सीमेशन।
तो एल स्क्वायर को कहाँ से छोड़ेंगे, एडिशन से सब्ट्रैक्शन से, यहाँ से इस जगह से। यहाँ पे मत छोड़ देना कि सर इस वाले एल को छोड़ दो, मल्टीप्लिकेशन से छोटी क्वांटिटी कभी छोड़ते नहीं है। एडिशन भाई बड़ी क्वांटिटी के स्क्वायर में से अगर आप छोटी सी क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस करोगे तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसलिए एल स्क्वायर को यहाँ से गायब करूँगा। जब यहाँ से एल स्क्वायर को गायब करूँगा तो ये पावर 2 इस पे आ जाएगी, पावर 4 हो जाएगी। तो यहाँ से ई नेट कितना बचेगा, तो ई नेट हमारे पास आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऊपर तो 4 RL चल ही रहा है और नीचे कितना आएगा, R की पावर 4 आएगा। अब एक R से नीचे एक R कट जाएगा, तो आगे देखो क्या सिचुएशन बनेगी। ऊपर थोड़ा सा अरेंज करना शुरू कर देते हैं। ई नेट इज इक्वल्स टू, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने लिखा। ऊपर वाले फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ भाई, R से एक R तो कट ही गया यहाँ पे। अब ऊपर 4L और Q बचा, तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख देता हूँ। एक तो मैंने क्या करा, 2 को अलग कर लिया और एक जगह मैंने क्या लिखा, Q/2L लिखा। अपॉन में मेरे पास बच रहा है R³। आप देख लो ध्यान से, मैंने जो यहाँ पे काम किया है प्रॉपर्टी बिल्कुल वही है भाई। ऊपर क्या बचेगा, 4 बचेगा, Q बचेगा, L बचेगा। यहाँ से भी तो 4Q वैल्यू आएगा, थोड़ा अरेंज कर दिया। R से R कट दिया तो यहाँ पे R की पावर 3 बचा। अब याद करो ये क्या होता है, Q/2L तो डायपोल मोमेंट होता है ना, चार्ज इंटू जो डायपोल के बीच में डिस्टेंस, मतलब डायपोल की जो लेंथ है, तो ये Q/2L क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है। तो डायपोल मोमेंट को इससे रिप्लेस कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। बात समझ में आ रही है ना, ये फार्मूला होता है हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। और डायरेक्शन हमारे पास क्या आएगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, फ्रॉम, ऐसे लिख देना, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। डायपोल की एक्सियल लाइन पे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ से कहाँ की तरफ, फ्रॉम -Q टू +Q चार्ज। ठीक है, -Q से +Q की तरफ हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आने वाली है। तो इतना हमारे पास ये फार्मूला होता है। ये वही फार्मूला जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो जो शुरू वाला वो चार्ट था ना, उसको भी बना लेना आराम से। उसके बाद हमारा ये पहला डेरिवेशन बहुत ईजी सा है, कंप्लीट हो गया। देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, कोई खास बात नहीं करनी होती, बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होता है। गलती ये होती है कि बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन तो दिखा देते हैं यहाँ पे, और साथ में जब यहाँ पे EA और EB लिखने की बारी आती है ना, तो जब ये EA लिखते हैं तो ये -Q भी यहाँ पे उठा लेते हैं, और जब ये -Q यहाँ पे उठा लेते हैं फिर दोबारा माइनस करते हैं तो दोबारा यहाँ पे प्लस जाता है, तो उनका पूरा डेरिवेशन गलत हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना, आप वेक्टर क्वांटिटी की भैया बात कर रहे हो, वेक्टर क्वांटिटी में माइनस प्लस को हम डायरेक्शन देखने में यूज कर लेते हैं, फॉर्मूले में दोबारा से यूज नहीं करते। फॉर्मूले में कहाँ यूज करेंगे, जब स्केलर क्वांटिटी होगी, जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे फॉर्मूले में ही लगा लेना इसको। ठीक है, चलो ये डेरिवेशन पूरा हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोगों ने निकाल लिया एक्सियल लाइन पे, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे डायपोल की एक्सियल लाइन पे, वो कितना होता है। तो वही सेम टू सेम डायग्राम है कि डायपोल है, 12 लेंथ थी, दो पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया सेंटर से। यहाँ से सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पे मुझे को पोटेंशियल निकालना है। इस वाले चार्ट से डिस्टेंस कितनी बचेगी, R-L, और इस वाले चार्ट से कितनी आएगी, R+L, जहाँ पे AB इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोगों ने लिखा हुआ है। अब पोटेंशियल निकालना है। अब देखो इस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे होगा। पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन शो नहीं की जाएगी। बस डायरेक्टली क्या करना है, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल अलग निकाल देना और दोनों को क्या कर देना, सिंपल ऐड कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डायरेक्शन का कोई लॉजिक ही नहीं, तो और भी आसान हो गया। तो ए पे जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से पोटेंशियल, अब स्केलर क्वांटिटी है तो जो ए पे चार्ज रखा हुआ है उसका साइन देखा जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उस चार्ज की वैल्यू चार्ज माइनस का है, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है इस वाले चार्ज की, R+L, स्क्वायर नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, नीचे स्क्वायर नहीं आता, एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं आता है। ठीक, ऐसे V भी निकालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब की बार पॉजिटिव चार्ज है बी पे रखा हुआ, अपॉन में डिस्टेंस अब की बार कितनी है, R-L। क्या करना है इन दोनों का, पहले तो डायरेक्शन देख के इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व कर लिया था, अब सिंपल उठा के ऐड कर दो और कुछ नहीं करना। तो नेट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, नेट पोटेंशियल को मैं दिखा देता हूँ आपको, देयरफॉर V नेट। तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए जस्ट सिंपल V1 और V2 को क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। ऐड जब करोगे तो क्या हमारे पास वैल्यू बचेगी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन ही आ जाएगा। ये VA और VB लिख लेना, बल्कि है ना वो लिखे हुए हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, VA के पास कौन सा साइन है, VA के पास माइनस का साइन है, तो माइनस का 1/R+L। ठीक है, ये बचेगा, तो यहाँ पे आया माइनस का 1/R+L। ठीक, प्लस लगा हुआ है बीच में, और वहाँ पे क्या बचेगा, 1/R-L। एलसीएम लेके सॉल्व करना शुरू कर दो जैसे उसको किया था, तो ये तो और भी आसान हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना आ गया, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो R+L,
और आर माइनस एल एलसीएम में आ गए। ठीक है, अब आर माइनस एल की जब मल्टीप्लाई माइनस वाले से होगी तो ये एल माइनस आर हो जाएगा। ठीक, कि भाई जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये उल्टा हो जाएगा एल माइनस आर। ठीक है, प्लस प्लस में क्या आएगा, आर प्लस एल आएगा। आगे सॉल्व करते हैं। वी नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ऊपर वाली साइड से क्या हुआ, ऊपर वाली साइड में आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2l बचेगा, है ना। नीचे क्या बचेगा, a प्लस बी माइनस बी से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बन गया। फिर वही बात आती है, क्योंकि हमारे पास r की वैल्यू l से काफ़ी ग्रेटर है, देयरफॉर क्या कर सकते हैं हम लोग, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो नेग्लेक्ट एल स्क्वायर। तो वी नेट हमारे पास कितना बचा, वी नेट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है q इंटू 2l, इसको क्या लिख दिया, p लिख दिया। ठीक है, अपॉन में एल स्क्वायर तो गायब ही हो गया, तो नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर बचा। फॉर्मूला देखो यहाँ पे था या नहीं था, ये वाला। पावर कम आती है हमेशा पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक फील्ड से एक पावर कमी आती है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर होता है, तो पोटेंशियल कितना होता है, 1/r में होता है। जब डायपोल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/r क्यूब की टर्म्स में होता है, तो यहाँ पे r स्क्वायर के टर्म्स में आ गए, तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट आया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा एक पावर कम लेके चलते हैं इस जगह पे, तो यही फॉर्मूला हमारे पास आया है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि हाँ, हमारे पास एक्चुअल लाइन पे जब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल निकालने की, तो उसको भी निकालने में कोई झंझट नहीं है, बहुत सिंपल है। डायग्राम बहुत क्लैरिटी के साथ बनाइएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। डायग्राम ही तुम्हारा बहुत बेकार बन रहा होगा तो एग्जामिनर को भी कुछ समझ नहीं आएगा चेक करने में कॉपी, और प्रॉपर्ली डेरिवेशन करो तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, चलो अब बात आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इक्वेटोरियल लाइन के अलॉन्ग, तो ये वाला वो डेरिवेशन है जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे मान लो। अब क्यों, क्योंकि ये डेरिवेशन बाकियों से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपको डायरेक्शंस वगैरह देख के फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं। अब देखो पहले इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है हमने समझ लिया था, वैसे तो ये डायपोल थोड़ा सा लेंथी करके बनाया ताकि समझा सकूं। सेंटर से इधर का हिस्सा l, इधर का हिस्सा l, टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2l हो गई। चार्ज रखे हुए माइनस क्यू प्लस क्यू। सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है और r डिस्टेंस पे एक पॉइंट p मान लिया है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे। अब इस पॉइंट पे कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, दो बंदे बैठे हुए हैं, एक यहाँ पे बैठा हुआ है, एक यहाँ पे बैठा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो पहले देख लेते हैं मिला के इसको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी, तो मैंने इसको यहाँ से मिला दिया। ये डिस्टेंस कितनी हुई भाई, हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये L है, ये R है, तो ये वाला हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस हम लोगों ने निकाली ओरली। अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, जैसे मैं ये एरो बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें। होप की बात समझ में आई होगी। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो गया, टूवर्ड्स द चार्ज हो गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखते हैं जो बी पे रखा हुआ है, इसको मिला लो। यहाँ पे जो ये वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी, ये डिस्टेंस भी स्क्वायर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास पॉइंट बी की वजह से, जो पॉइंट बी पे चार्ज रखा है पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, आउटवर्ड होता है ना चार्ज से, तो इस तरह से आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके नाम कैसे लिखोगे, ये हमारा बी पे रखा हुआ चार्ज है तो मैंने इसको ई बी नाम लिख दिया, ये हमारा ए पे रखे हुए चार्ज की वजह से है तो मैंने इसको ई ए नाम रख दिया। ठीक है, अब जरा थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे, जरा थोड़ा ध्यान से सोचो। अब ये हमारे पास ये दोनों साइड बराबर हैं, तो उसका मतलब ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, ये अलग साइड है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है नहीं, ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल है। तो अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। मतलब कि अगर ये वाला एंगल मैं थीटा मान लूँ तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि भैया इसके बिना काम नहीं चलने का यहाँ पे, क्योंकि ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल कितने हो गए, थीटा थीटा हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं डायपोल के पैरेलल एक ऐसे यहाँ पे लाइन खींचूंगा, ये डायपोल के पैरेलल लाइन जा रही है ताकि मैं कंपोनेंट ड्रॉ कर सकूँ प्रॉपर्ली। मैंने ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब सुनना, अब ये मेरे पास एक लाइन ये हो गई, एक डायपोल की हो गई, दो पैरेलल लाइन है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। डायग्राम बनाने का लॉजिक है, जिसने डायग्राम बनाना सीख लिया उसके लिए डेरिवेशन बड़ा आसान सा है। तो ये और ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये थीटा, तो ये भी कितना हो गया, थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। अच्छा, फिर देखो ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन, और ये कैसी इधर वाली ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाला थीटा है, लाइन से ऊपर बन रहा है, तो इधर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, इस साइड भी थीटा आ जाएगा। किस वजह से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। तो ये वाला थीटा यहाँ पे शिफ्ट हुआ ऑल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी से, और ये वाला थीटा यहाँ पे शिफ्ट हुआ किस वजह से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी की वजह से। और ये दोनों थीटा आए कैसे थे, क्योंकि ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल था जिसमें दो साइड सेम थी, तो उनके आमने सामने के एंगल भी मैंने बराबर से यूज़ कर लिए थे। तो इतना हमें समझ में आ गया। ठीक है,
अब क्या करना है, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है डेटा। अब सोचो जरा, यहाँ पे ई ए ई बी अगर तुम निकाल भी लिए तुम, तो उसके बाद कंपोनेंट आएंगे ना भाई, इसे ना तो जोड़ सकते ना घटा सकते, तो अजीब से एंगल पे हैं। टोटल कितना एंगल है दोनों के बीच में, 2 थीटा एंगल है, तो बड़ा अजीब हो जाएगा ये चीज़। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सिचुएशन में, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन ये है, देखो कर तो ऐसा भी सकते हैं कि ई ए ई बी निकाल लो, 2 थीटा तुम्हारे पास है, तो टोटल पैरेललोग्राम लॉ लगा लेना कि टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई ए ई बी कॉस 2 थीटा। बट बहुत झंझट पड़ जाएगा, काफ़ी कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि इसके कंपोनेंट्स कर लो। इसके कंपोनेंट जब करेंगे, ज़रा कंपोनेंट देखना किस तरह से यहाँ पे कंपोनेंट किए जाएंगे। अब देखो सबसे पहले कंपोनेंट करते हैं हम लोग ई बी के। तो ई बी के 2 कंपोनेंट कैसे आएंगे, एक तो ऐसे आएगा जो मैंने बनाया है, और एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ। भाई जिसके कंपोनेंट करते हैं तुम्हें रूल अच्छे से पता है कि वो चीज़ बीच में आती है। तो ई बी के हमारे पास 2 कंपोनेंट आए, एक इधर की तरफ है ना, और एक इधर की तरफ इस डायरेक्शन में। अब एंगल वाली साइड पे कौन सा कंपोनेंट होता है, वहाँ पे होता है कॉस, तो यहाँ पे आएगा ई बी कॉस थीटा। इस साइड पे क्या आएगा, इस साइड पे आएगा ई बी साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसके कंपोनेंट करते हैं, इसके बाद करते हैं हम लोग इस ई ए के कंपोनेंट। तो ई ए के कंपोनेंट देख लो कैसे होंगे। ई ए का एक कंपोनेंट तो इसी के ऊपर आएगा, मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ। तो ई ए का एक कंपोनेंट तो ऐसे आएगा, और एक कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तभी तो जाके ई ए इन दोनों के बीच में बैठेगा। भाई ब्लू वाले दो कंपोनेंट करें, इनके बीच में ई ए आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये 2 कंपोनेंट ऐसे आएंगे। एंगल वाली साइड पर क्या आएगा, कॉस आएगा, तो क्या लिख दूँ, ई ए कॉस थीटा। इस साइड पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ई ए साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब जरा ई ए ई बी निकाल लो। तुमने सारी चीज़ें डायग्राम में शो कर दी, बहुत ध्यान से डायग्राम बनाना, डायग्राम का ही सारा खेल है, इसलिए बोर्ड इसको सबसे ज़्यादा बार पूछता है डेरिवेशन को। तो भैया अब सबसे पहले ई ए ई बी निकाल लो। ई ए का क्या मतलब है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट पी है, ध्यान रखिएगा। तो कितने डिस्टेंस है, डिस्टेंस है इतनी, ये स्क्वायर रूट में जो लिखी हुई है। फिर इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस है इतनी, मैं दोनों निकाल लेता हूँ। तो जब मैं सॉल्व करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, तो ई ए कैलकुलेट करूँ, बाकी सब मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो ई ए मेरे पास क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो हमारे पास क्यू वैल्यू का है, अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो डिस्टेंस का तो स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस का मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो जब इसे सॉल्व किया गया तो हमारे पास ई ए कितना आया, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, तो इतना बचा मेरे पास। ठीक है, ये मेरी ई ए की वैल्यू हो गई। सिमिलरली ई बी भी तो इतना ही आएगा, क्यों, आप देख लो जो बी पे चार्ज रखा हुआ है वाले चार्ज की भी तो उतनी ही डिस्टेंस है जितनी पहले थी। तो ई बी भी कितना आ जाएगा, ई ए के इक्वल ही आ जाएगा। तो ई बी कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ई ए ई बी बराबर वैल्यू के आ गए। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे ई ए साइन थीटा नीचे है और ई बी साइन थीटा ऊपर है। साइन थीटा तो दोनों में सेम आ रहा है, ई ए ई बी आपने बोल दिया बराबर है। भाई साइन थीटा तो दोनों में आ रहा है, ई ए ई बी आपने बराबर बोल दिए, तो ये दोनों कंपोनेंट तो कट जाएंगे ना। ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट हो गए क्योंकि सेम वैल्यू के हैं। और ये वाले कंपोनेंट देखो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों के दोनों कॉस वाले, तो ये जुड़ जाएंगे। तो ये बात आप लिख के दिखाओगे नेक्स्ट वाले में। तो क्या लिखोगे, सेंस जो हमारे पास ई ए है इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ई बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना। एंड डायरेक्शन ऑफ ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों के डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बराबर हो ही गए, देयरफॉर दे विल कैंसिल आउट, दे विल कैंसिल आउट। ये बात लिख के बतानी होती है, ठीक है। ये दोनों की दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, वहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगी। अच्छा, और इसके अलावा क्या बचेगा, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नेट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, बस कॉस वाले कंपोनेंट जुड़ जाएंगे। तो एक तो ई ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट और उसके साथ में कौन सा जुड़ जाएगा, ई बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। क्योंकि देख लो आप लोग यहाँ पे जाके कॉस थीटा वाले कंपोनेंट तो बचेंगे हमारे पास, साइन थीटा वाले कंपोनेंट दोनों कट गए सेम वैल्यू होने की वजह से। तो कॉस थीटा के दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में थे, तो ये ऐड हो गए। भाई जब कंपोनेंट कर लिए तो फिर ग्रीन वाले एरो का तो कोई रोल नहीं है ना, फिर तो कंपोनेंट देखे जाएंगे। तो 4 में से 2 कंपोनेंट कट गए, 2 बचे, दोनों को ऐड कर दिया। तो इनको ऐड जब करेंगे, अब सोचो ज़रा, ई ए और ई बी बराबर है, आपकी मर्जी, चाहे जो चाहे वो लिख लो। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने ई ए कॉस थीटा तो ये लिखा हुआ ही था, यहाँ पे ई बी की जगह भी क्या कर दिया मैंने, ई बी की जगह भी ई ए लिख लिया, क्योंकि आपको पता है अच्छे से दोनों बराबर वैल्यू के आए थे। तो ये क्या हो गया फाइनली, तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलने वाला है वो हो गया 2 टाइम्स ऑफ ई ए कॉस थीटा। आपको सारी वैल्यू बस भरनी है यहाँ पे,
क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स ई ए की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आई होगी, अब चेक कर लेना, ठीक है। इसको मैं ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ। कॉस थीटा, अब कॉस थीटा कैसे निकालने, लगा लो दिमाग। इस ट्राइंगल के अंदर से कॉस थीटा निकालना तो बड़ा आसान है ना, ट्रिग्नोमेट्री इतनी तो पढ़ रखी है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना एल है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना है √r² प्लस एल स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा एल अपॉन √r² प्लस एल स्क्वायर। अब इसके बाद आती है थोड़ी सी और मैथ। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऊपर तो बन गया 2QL, और 2QL क्या होता है, P के इक्वल होता है। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया इस फॉर्मूले में कि फिलहाल मेरे पास ई नेट निकालते वक्त 1/4πε0 तो एक जगह पे आ गया, ऊपर बच गया मेरे पास P, क्योंकि P क्या होता है 2QL होता है, तो ये तीनों की तीनों चीज़ कंबाइन हो गई। अब नीचे क्या है, ये तो फुल पावर है, r² प्लस एल स्क्वायर की यहाँ पे पावर कितनी है भाई, 1 पावर मान सकते हो ना, यहाँ पे 1 पावर मान ली। यहाँ पे r² प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कितनी होती है, आधी पावर होती है, तो ये फुल पावर, ये हाफ पावर, तो कितनी हो गई, 1.5 पावर हो गई। इसका मतलब r² प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 3/2 हो गई, ठीक है। इतना बेसिक तो आता है ना भाई, देखो कितना सिंपल सा है। हमारे पास r² प्लस एल स्क्वायर तो ये लिखा हुआ है, इसकी पावर 1 है, और इसी के बराबर में लिखा हुआ है r² प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है। जब दो चीज़ों की मल्टीप्लाई होती है तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो 1 + 1/2 कितना बचेगा, 3/2, ऐसे आया ये। फिर वो अप्रॉक्सीमेशन कि भाई हमारे पास r की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है l के कंपैरिजन में, देयरफॉर क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे किसको, एल स्क्वायर को। एल स्क्वायर को उड़ा दो यहाँ से, जब एल स्क्वायर को यहाँ उड़ा दोगे तो सोचो ज़रा क्या आएगा कि एल स्क्वायर को तुमने गायब कर दिया यहाँ से, तो अब जब यहाँ r² बचेगा तो उसकी 2 पावर से ये 2 पावर कट जाएगी, तो r पे कितनी पावर आ जाएगी, सिर्फ 3 पावर आ जाएगी। जब सॉल्व करोगे तो ई नेट कितना बचेगा, ई नेट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन कितना आया, r की पावर 3 आया, ठीक है ना। एल स्क्वायर तो गायब हो गया, इस 2 से ये 2 पावर कट गई, तो कितना बचा, 3 बचा। और देखो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने इक्वेटर उसमें एक्शियल वाले केस में पढ़ा था, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का आधा है या नहीं है, तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है भाई। एक फाइनली नोट बना के इस चीज़ को ज़रूर लिख लेना यहाँ पे, कि नोट बना के कि भाई ई हम लोगों ने एक्शियल लाइन पे पढ़ा था, तो एक्शियल लाइन पे हमारे पास आया था 1/4πε0 2p/r³। ई हम लोगों ने इक्वेटोरियल पे निकाला अभी, है ना, इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला, तो यहाँ पे आया 1/4πε0 p/r³। देयरफॉर इससे समझ में ये आया कि जो ई एक्शियल होता है वो ई एक्शियल क्या होता है, ई एक्शियल कैसे निकाल सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ई इक्विलेटरल से निकाल सकते हैं। तो इक्वेटोरियल आएगा, ये इक्वेटोरियल लिखना इसको, इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ये रिलेशन हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक्शियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डबल होता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट हम लोगों के लिए आ गया। तो हमने दोनों डेरिवेशन ये वाले देख लिए, और एक्शियल लाइन पे हम लोगों ने पोटेंशियल भी देखा, कितना आया था 1/4πε0 p/r² आया था, ठीक है। खैर 3 डेरिवेशन हो गए। अब हमारा इसके बाद 4th डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भैया हम लोगों ने इस एक्शियल लाइन इस इक्वेटोरियल लाइन पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो पोटेंशियल भी निकालेंगे। पोटेंशियल बड़ा आसान है, पोटेंशियल में इतना सारा काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए पोटेंशियल ये कम पूछते हैं इसके वाला। इस पर एक आध बार कभी क्वेश्चन ही आए हुए हैं, बस डेरिवेशन तो कम ही आया है क्योंकि बहुत आसान सा है। तो यहाँ से डिस्टेंस तो भाई वही होगी, डिस्टेंस थोड़ी ना बदल जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ l² प्लस r²। और यहाँ से जब डिस्टेंस चेक करोगे ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी हमारे पाइथागोरस से, तो ये डिस्टेंस भी स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस l² ही आएगी, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्शन का तो कोई पंगा है नहीं, तो थीटा वीटा मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालना है, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे, तो सिंपल सा लिख दो कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कौन सा पॉइंट चार्ज, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू वाले चार्ज की वजह से, कहाँ पे, एट पॉइंट पी पे। तो क्या आएगा, वी ए मान लो, ए पे रखा हुआ ना चार्ज, तो वी इज इक्वल टू, अब साइन लेके चलोगे 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, अब की बार डिस्टेंस जो भी होती है डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल पढ़ रहे हो, पोटेंशियल में डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं आता, तो डिस्टेंस यही की आएगी, ठीक है। इसी तरह से एंड वी बी जब निकालोगे लिख देना, वी बी वाली बात को लिख देना प्रॉपर्ली कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट बी, ठीक है, एट पॉइंट पी हमारे पास। तो यहाँ से वी बी कितना आएगा, बी पे रखे हुए चार्ज की वजह से, प्लस का चार्ज रखा हुआ है बी के ऊपर, बाकी डिस्टेंस वगैरह तो सब सेम है, ये आ जाएगा, ठीक।
देयरफॉर नेट पोटेंशियल निकालोगे तो नेट पोटेंशियल कैसे आएगा, वी ए प्लस वी बी आएगा। और आप जब वी ए वी बी को जोड़ोगे तो देखो सब कुछ बराबर है और प्लस माइनस के दोनों वैल्यू हैं, तो वी नेट मेरे पास फाइनली कितना बचेगा, तो वी नेट आएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास 4 डेरिवेशन थे जो हम लोगों ने चारों के चारों इंपॉर्टेंट है कंप्लीट कर लिए डायपोल से जुड़े हुए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के एक साथ। अब इसके बाद ये बात आती है डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का। बोर्ड ने सीबीएसई ने पूछा है इस बात को, इसको मैं बहुत ईजी वे में कराऊंगा, एनसीईआरटी में बहुत अजीब तरह से दे रखा है तो वहाँ से तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा इसके बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी पहले भी पढ़ रही थी, यहाँ भी दोबारा से आ गई। पहले पढ़ी थी आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, पहले मैंने आपको पढ़ाई थी 2 पॉइंट चार्जेस की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास कहीं है ही नहीं वहाँ पे। तो सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज को लेके आए थे, तो फिर दूसरे पॉइंट चार्ज को लेके आए थे, एक सिस्टम डिज़ाइन किया था। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, U इज इक्वल टू 1/4πε0, पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ये पढ़ा था। 3 पॉइंट चार्जेस हमारे पास थे तो तीनों के लिए हमारा और एक्सटेंड हो गया था, 4 के लिए 5 के लिए हम लोगों ने ट्रिक देख ली थी। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था कि 2 पॉइंट चार्जेस को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए तब कितना वर्क डन होता है, तो यह तब कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वहाँ पे आपको याद हो तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू लिखी गई थी कि भाई पहले वाले की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड V ऑफ R1 है ना, और फिर दूसरे वाले की वजह से हमारे पास वहाँ पे पोटेंशियल आया था V ऑफ R2, और उसके बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू घूम के आई थी। तो एक बड़ा सा फॉर्मूला जनरेट हुआ था वहाँ पे कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएँ तो कितना वर्क होता है। अब ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एक डायपोल की है, इलेक्ट्रिक डायपोल की। ये इलेक्ट्रिक डायपोल आपको अच्छे से पता है कि ऐसा सेटअप होता है जहाँ पे 2 अपोजिट नेचर के चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज को डिस्टेंस पे होते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला कुछ और आएगा। सबसे पहले बात ये आती है कि होती क्या है ये डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, उसको समझ लें हम लोग सबसे पहले। तो वो कितना सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डायपोल फ्रॉम इन्फिनिटी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेस इट इन द करंट सिचुएशन। तो ये किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इनफाइनाइट पे आपके पास डायपोल रखा हुआ था, आप उस डायपोल को चला के लेके आए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको लेके आए और लाके तुमने इस थीटा एंगल पे उसको रख दिया। तो इस सिचुएशन में इसके पास, इस सिचुएशन में लाके रखने में जितना वर्क किया गया होगा वो इस सिस्टम की क्या बन जाएगा, इस डायपोल की क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। मतलब ये डायपोल यहाँ पे था नहीं, पहले कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, वहाँ से इस डायपोल को चला के मैं यहाँ पे लेके आया। सपोज डायपोल ऐसे यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ था, है ना, यूँ रखा हुआ था, यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे हमारे पास माइनस क्यू चार्ज था। इसको मैं चला के ऐसे लेके आया, तो पहले चला के लेके आया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और लाके क्या कर दिया, लाके फिर इसको तिरछा कर दिया, थीटा एंगल पे कर दिया। तो टोटल जो वर्क हुआ 2 काम हुए होंगे, पहले तो उस डायपोल को चला के लेके आए होंगे, फिर उसको रोटेट कर दिया होगा, और रोटेशन में तो वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ रखा है हम लोगों ने। ठीक है, तो उसी चीज़ को, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड यहाँ पे होने वाला है। लॉजिक समझ में आना चाहिए कि डायपोल था, इस डायपोल को कहाँ था, इन्फिनिटी पे रखा हुआ था कहीं पे, तो इस डायपोल को चला के लेके आए, चला के लेके आने में सपोज W1 वर्क करना पड़ा, फिर लाके इसको घुमा दिया। ठीक, तो आपको यहाँ पे ये थ्योरी लिखनी है, ये डायग्राम अभी बनाना है। इसके बाद देखो अब क्या करना है, ये तो आपको समझाया है बस। देखो पूरा लॉजिक यहाँ क्रैक किया है। इन्फिनिटी पे 2 चार्ज रखे हुए हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, अपोजिट नेचर के सेम मैग्नीट्यूड के। इनको चला के लेके आया मैं, इस वाले चार्ज को चला के लेके आया, इस वाले चार्ज को चला के लेके आया, और इस तरह से परपेंडिकुलर लेके आया उस पूरे डायपोल के सिस्टम को। मान लिया ये एक डायपोल ही था, मान लो ऐसे ही था कि इस तरह से एक डायपोल रखा हुआ था, ये प्लस क्यू माइनस क्यू रखे हुए थे, इसको मूव करा के लेके आए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला के ऐसे रख दिया। अब जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, जब आप इसको ऐसे चला के लेके आए होंगे तो कुछ वर्क करना पड़ा होगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन दोनों चार्जेस को चला के लेके आए तो W1 वर्क करना पड़ा। ठीक है, अब इसको देखेंगे W1 कैसे निकालेंगे। फिर इस डायपोल को अभी कितने एंगल पे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड से, अभी ये 90 के एंगल पे रखा हुआ है। इसने कितना एंगल बना रखा है, 90 बना रखा है, यानी θ1 की वैल्यू अभी फिलहाल कितनी है, 90 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, इनिशियल एंगल बहुत अच्छे से समझना, इससे आसान डेरिवेशन कहीं नहीं मिलेगा इसका पोटेंशियल एनर्जी का, जितना आसान तुम्हें बता दूंगा यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में कितना एंगल है, स्टार्टिंग में 90 के एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारा डायपोल ऐसा तो है नहीं, हमारा डायपोल तो ऐसे रखा हुआ है, तो हमने क्या करा, इसको यहाँ से घुमा दिया। अब घुमाने के लिए तो ताकत लगानी पड़ेगी ना, वर्क करना पड़ेगा, तो इस डायपोल को ऐसा घुमा दिया, तो फाइनल एंगल कितना हो गया इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल हो गया, तो इसमें भी कुछ वर्क करना पड़ा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड वाला एंगल है θ2, यानी बाद वाला एंगल किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, यानी कि इनिशियल एंगल थीटा 90 डिग्री है और बाद का एंगल कितना है, थीटा है। तो 90 से इसको थीटा तक लेके आने में किया गया वर्क डन आप लोगों से पूछा है। तो पहला वर्क डन
W1, फिर इसको घुमाने में किया गया वर्क डन W2, दोनों को जोड़ देना, जोड़ के आपके पास जो टोटल वर्क डन आएगा वही इस डायपोल की टोटल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। होप की बात समझ में आ गई होगी कि स्टेप क्या हुए हैं। इनफाइनाइट पे चार्ज रखे हुए थे, डायपोल को मैं ऐसे फील्ड के परपेंडिकुलर चला के लेके आया तो मेरे पास वर्क डन हुआ W1, फिर लाने के बाद मैंने इसको मोड़ दिया, रोटेट कर दिया, फिर वर्क डन हुआ W2 और दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल वर्क डन निकल के आ गया, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई। बात समझ में आ गई होगी। अब सोचो ज़रा, प्लस वाले चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि यहाँ पे फोर्सेस की डायरेक्शन दोनों पे क्या होने वाली है, अपोजिट होने वाली है, यानी डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट होने वाली है दोनों की वैल्यू। तो जब वर्क डन निकालोगे इसके लिए और इसके लिए मिला के, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि एक जगह पे कॉस 0 आएगा जहाँ पे सेम डायरेक्शन है, एक जगह पे कॉस 180 आएगा, तो इसका मतलब टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इन दोनों चार्जेस को चला के लेके आने में, प्लस क्यू वाले को चला के लेके आने में जितना वर्क करना पड़ा, माइनस क्यू को चला के लेके आने में उतना ही वर्क करना पड़ा, और दोनों वर्क एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो फिलहाल इस सिचुएशन तक लेके आने में कोई वर्क नहीं हुआ। तो मैं लिख देता हूँ बात को, यहाँ से आपकी थ्योरी आगे की स्टार्ट होती है। तो क्या लिखूंगा, W1 के बारे में बात कर रहा हूँ तो ऐसे लिख देना फॉर W1, ठीक है, फॉर W1। ये डायग्राम बनाना चाहो बना लेना अपने समझने के लिए। W1 के लिए हमारे पास क्या हुआ है, वर्क डन, या नेट मत लिखना, वर्क डन in bringing charges plus q and minus q are equal in magnitude, भाई ये मैग्नीट्यूड में इक्वल आएंगे, एंड ऑफ अपोजिट साइन, दोनों कैसे आएंगे, अपोजिट साइन के आएंगे। देयरफॉर W1 कितना आएगा, 0। तो टोटल क्या हो गया, ये 0 हो गया। भाई जितना वर्क इस चार्ज को चला के लेके आने में करना पड़ा उतना इसको चला के लेके आने में करना पड़ा। फोर्सेस के डायरेक्शन दोनों में अपोजिट हैं, तो इस वजह से एक जगह cos 0 आएगा, एक जगह cos 180 आएगा, तो वर्क डन कितना हो गया, 0। यानी इस ओरिएंटेशन में लेके आने में नेट वर्क डन फिलहाल कुछ नहीं है, ठीक। अब इसको इस ओरिएंटेशन से इस ओरिएंटेशन में लेके जाना है तो घुमाना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। तो θ1 90 से लेके θ2 थीटा तक लेके जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W2 निकाल लेते हैं। तो फॉर W2, तो W2 कैसे निकालेंगे, वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 90 डिग्री से सेकंड सिचुएशन कितनी है, थीटा एंगल तक। तो ये वर्क डन कैसे आएगा, W2 इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूला याद होना चाहिए, माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1, दोनों वैल्यू उठा के रख दीजिए। तो W2 इज इक्वल टू माइनस का PE cos θ2 कितना है, cos θ आ गया, माइनस cos θ1 कितना है, 90 है, तो cos 90 तो 0 हो गया। तो W2 कितना आया हमारे पास, माइनस का PE cos θ आया। देयरफॉर टोटल वर्क डन, एंटायर प्रोसेस में किया गया टोटल वर्क डन, यही तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, और W इज इक्वल टू ये 0 हो गया, प्लस ये कितना है, माइनस का PE cos θ। तो नेट वर्क डन कितना आया, W माइनस का PE cos θ, ठीक है। यही वर्क डन क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो क्या लिख दोगे, दिस वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, पूरा लिख लेना इसको, इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उस डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको बताता है। तो U की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, W के इक्वल हो गई। तो U किसी एंगल रैंडम थीटा पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं U ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस PE cos θ। बात समझ में आ गई, दिस वॉज द फॉर्मूला जो हम लोग ढूंढना चाह रहे थे, हम लोग देखना चाह रहे थे। तो ये हमारे पास, अगर थीटा एंगल पे मेरे पास डायपोल रखा हुआ है, सॉरी, अगर थीटा एंगल पे मेरे पास डायपोल रखा हुआ है तो वो उस सिचुएशन में रखे हुए डायपोल के पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है, जहाँ पे P उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थीटा इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल है।
अब सोचो इसको मिनिमम मैक्सिमम तो निकाल सकते हो ना। अब देखो ओरली अगर ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ हो तो सिचुएशन में कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस जीरो, मतलब थीटा कितना हो जाएगा जीरो, तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा 1। तो अगर डायपोल हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, माइनस का पीई आएगी। अगर डायपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हो थीटा 180 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस पीई आ जाएगी। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले से आप जिस सिचुएशन में जिस ओरिएंटेशन में चाहो उस ओरिएंटेशन में अपने इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। होप कि कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराने की कोशिश की है, आपको सब समझ में आया होगा कि हाँ एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो ये डायग्राम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि पहले यहाँ से यहाँ पे आए और फिर यहाँ से फाइनली यहाँ पे चले गए। तो इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो इसलिए बहुत अच्छे से जो बातें आपको पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें तभी याद रहेंगी, अदरवाइज चीज़ें याद इतनी आसानी से नहीं रहती हैं। ये क्वेश्चन अब आपके ज़िम्मे खुद करोगे, 2019 में आया हुआ है। देखते हैं क्या करने वाले हो आप इसमें। पहले 5 नंबर में आया था ये, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ाया ना, अभी पढ़ाया भैया, देख लो पूरा फॉर्मूला तुमसे डेरिवेशन के लिए पूछा था 19 वाले पेपर में लास्ट ईयर। एक्सप्लेन कंडीशंस फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझा दी थी, है ना। जब हम लोगों ने वो पढ़ा था टॉर्क वाला केस पढ़ा था, तो वहाँ पे स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बता दिया था पहले ही आपको लास्ट लेक्चर में। सेकेंड पार्ट क्या है, इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेसेसरली जीरो एट अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इस क्वेश्चन का आंसर खुद से करिएगा और ज़रा मुझे बताइएगा व्हाट्सएप करके कि देखता हूँ आप लोगों के क्या सपोर्ट, मतलब आप लोग किस तरह से आंसर को अटेम्प्ट करते हो। पढ़ा चुका हूँ, ये अपना दिमाग लगाना, ये जो है ना एक हिंट दे देता हूँ, ये चीज़ निकलेगी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन था ना, ये इससे निकलेगा। आप मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा सकते हो अपनी बात को इस रिलेशन से। तो अपने हिसाब से अटेम्प्ट करना, फिर मुझे आंसर्स भेजना है इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो फाइनली आज की कहानी हमारी खत्म हुई। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में जितनी भी स्टोरी थी ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने कवर करा दिया। तो वैसे मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉपिक थॉरोली आपका कवर हो चुका है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल खत्म हो गया। अब हमारे पास जो इस चैप्टर में बचा वो सिर्फ और सिर्फ बचे हैं हमारे पास कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स के बारे में हम लोगों को अब डिटेल में पढ़ना है, बाकी दोनों चैप्टर्स हमारे साथ में कवर होंगे, ध्यान रखना। बस कैपेसिटर्स के कंसेप्ट जितने भी हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो हमारे अब फिजिक्स के 2 चैप्टर यानी पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंबाइंड हमारी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद चल जाके हम लोग चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ये शुरू के 2 चैप्टर सबसे ज़्यादा लेंदी हैं आपकी पूरी एंटायर फिजिक्स के सिलेबस में, सबसे ज़्यादा कंटेंट इन्हीं 2 चैप्टर में होता है। बाकी चैप्टर छोटे नहीं हैं, बाकी चैप्टर एवरेज हैं, इतना कंटेंट नहीं है जितना इनमें